आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और इसी के साथ हम जो है आपको कहना चाह रहे हैं कि बिहार क्वेश्चन किलर है ना, जो खान सर के द्वारा निकाली गई बुक है और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज निकाली गई है। सब्जेक्ट वाइज कैसे निकाली गई है? तो 1992 से लेकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे बिहार स्टेट में, ठीक है। तो बिहार में तो अभी बम्पर भर्ती है, तो वो बिहार के साथ साथ जो है ये बुक जो है आपको अदर स्टेट या तो फिर केंद्रीय लेवल नौकरी में भी ये काम आने वाला है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार क्वेश्चन किलर के नाम से बुक निकाला गया है सर के द्वारा, जिसमें 1992 से लेकर 2025 तक प्रश्नों को समावेशित किया गया है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार में, ठीक है। तो आज हमारा जो शुरुआत होने वाला है राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके पहले हमारा जो है इतिहास और भूगोल दोनों का चल रहा है, उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा बुक हम कराने वाले हैं, बस आप लोग का प्यार का भूखा हूँ, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम बात करने वाले हैं और आज पहला वीडियो है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बिहार केसरी है और ये सब जो यहाँ में पूछे गए हमारे बिहार में उन सारे का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। तो हमारा जो कंटेंट आज होने वाला है वह क्या होने वाला है? तो भारत का संवैधानिक विकास और 2 नंबर जो है 95 से 1947 तक, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक विकास और 1895 से 1947 तक, यानी कि 2 चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 37 चैप्टर दिया हुआ है और टोटल बुक जो हम कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था ये तो देख लिए। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में, है ना, ब्रिटिश हमारे भारत में था ना, तो उसके शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, है ना। तो ऐसा कौन सा कानून था जो ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। बाकी 1919 ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है ये ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में जो है कानून ऐतिहासिक नहीं था, ठीक है। कर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह कानून भारत की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। हमारे भारत जो है आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और ये जो एक्ट आ रहा है 1955 में, तो आजादी के बाद हुआ ना। यह कानून अस्पृश्यता के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये जो कानून है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये किससे संबंधित है? अगर आपसे कभी पूछेगा उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का, है ना, भारतीय उच्चायुक्त मतलब भारतीयों को उच्च पदों पर जो है नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो करा किस अधिनियम से ये सृजन हुआ, किस अधिनियम से ये शुरुआत हुआ था? तो ये जो हुआ था आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय उच्चायुक्त के पद का क्या हुआ? तो सृजन हुआ। एक भारतीय उच्चायुक्त रहता था, भारतीय उच्चायुक्त। तो भारतीय उच्चायुक्त का पद का जो सृजन हुआ वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अथवा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन या उच्चायुक्त उसी को कहते हैं, हाई कमीशन को, हाई कमीशन के पद की स्थापना हुई, है ना। जिस देखिए एपीओ में पूछा गया है, तो ये हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स पढ़ते हैं। कर भारतीय कार्य की देखभाल के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये भारतीय उच्चायुक्त जो है किस अधिनियम के तहत आया? 1919 के तहत। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। तो 1919 की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत एक चीज लागू नहीं की गई। एक तो पहला है कि उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया। दूसरी बातें जो यहाँ पे कह रहा है कि जो है
1919 के अधिनियम के तहत जो है विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में बांटा गया। मतलब केंद्र वाला विषय को अलग रखा गया, प्रांत वाला विषय को अलग रखा गया, ठीक है। 1919 के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ, तो प्रांतों में केंद्र और प्रांतों में जो है अलग अलग विषयों को जो है विभक्त किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। अब आपसे पूछ सकता है ना कि सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना जो है वह किस अधिनियम के तहत किया गया, तो यह जो है 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करा 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। करा 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, ठीक है, तो उसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज था। मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड क्या था, वाइसराय था, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। तो मॉन्टेग्यू क्या थे, मॉन्टेग्यू जो थे इंग्लैंड का, सॉरी, मॉन्टेग्यू उस समय जो है भारत का क्या था, सचिव था, और चेम्सफोर्ड जो है था वाइसराय। तो सचिव और वाइसराय मिला करके जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाया। और उस समय ब्रिटेन के जो ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। मॉन्टेग्यू कौन थे, तो सचिव थे। चेम्सफोर्ड कौन थे, वाइसराय थे। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त किया। 1935 का अधिनियम काफी चर्चित अधिनियम है। तो उन्होंने जो है क्या समाप्त करने का काम किया, तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन नहीं होगा भाई। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या था, एक जो है अंग्रेज चलाता था, एक जो है वहां का जो राजा रहता था, ठीक है। तो दोनों के साथ, दोनों के पास जो अलग अलग अधिकार क्षेत्र था, तो दो क्षेत्र हुआ ना, तो दो दो शासन हो गया, है ना। मान लीजिए कि सेना उसके पास था, तो कोष उसके पास था, इस तरह से जो है बटा हुआ था। मतलब एक ही राज्य में दो शासन, दो गो शासन चलाएगा। जैसे एक तो राजा, एक जो है राजा चलाएगा, एक जो है ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश के लोग चलाएंगे, ठीक है। तो द्वैत शासन हो गया। तो इस शासन व्यवस्था को, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को जो समाप्त किया गया था 1935 में, 1935 में, ठीक है, 1935 में। और प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था किस अधिनियम के तहत, तो 1919 के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, और 1935 के तहत इसको हटा दिया गया था। द्वैत शासन अधिनियम से पहले भारत में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू थी, जिसके तहत कुछ विषय आरक्षित थे और कुछ हस्तांतरित थे, ठीक है। करा इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, यानी कि 1935 का जो अधिनियम आया, इसमें प्रांतों को, मतलब जो छोटे छोटे जो राज्य थे, स्टेट थे, अपने अपने जो था उसको ज्यादा अधिकार मिला। उसको क्या मिला, ज्यादा अधिकार मिला, ज्यादा स्वायत्तता मिला। और द्वैत शासन प्रणाली को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहे द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम काटिस को, लियोनेल काटिस को, सर लियोनेल काटिस को द्वैत शासन का जनक, द्वैत शासन मतलब क्या हुआ, द्वैत शासन, है ना। द्वैत शासन के जनक लियोनेल काटिस को, लियोनेल काटिस को। द्वैत शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार की शक्तियां दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। भारत में द्वैत शासन प्रणाली को 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया था। लियोनेल काटिस एक ब्रिटिश लेखक और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। उन्हें द्वैत शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो द्वैत शासन जो प्रणाली आया, प्रणाली को 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू किया गया था। मैंने बताया था ना कि 1919 के तहत लागू किया गया इसको, 35 के तहत इसको समाप्त किया गया। और इसके जनक कौन है, तो लियोनेल काटिस है। करा किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, है ना। कह रहा है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो था लेकिन इंजन ही नहीं था, तो ब्रेक किस काम का है। तो ये 1935 के अधिनियम के तहत, है ना, 1935 के अधिनियम के बारे में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें बहुत सारे ब्रेक दिया गया है ना। हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था, तो वो ब्रेक किस काम का है, तो 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेक मतलब हम किसी चीज को रोक तो सकते थे इस माध्यम से, लेकिन हम चला नहीं सकते थे, है ना। मतलब अपने स्तर से कानून चला नहीं सकते थे, है ना। कर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम 35 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रांत मतलब छोटे छोटे जो राज्यों में जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है इंजन नहीं तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा, वही जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर लिया, ठीक है, कर दिया। तो 1935 के अधिनियम के बारे में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा, दास्ता का अधिकार पत्र कहा, और वही जिन्ना ने इसको सड़ा हुआ कहा, है ना, सड़ल गलल है, हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, करण निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? पृथक निर्वाचक मंडल मतलब अलग से निर्वाचक मंडल होगा, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग होगा, हिंदुओं के लिए अलग होगा, है ना, आपको जो है SC ST के लिए अलग होगा, इस तरह से जो है ये पृथक निर्वाचक मंडल हो गया। तो ये जो किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया, शुरू किया, तो ये हो जाएगा आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही जो है पृथक निर्वाचक मंडल का शुरुआत किया गया था और जिसका जो है काफी विरोध हुआ था, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, इसको याद रखिएगा। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की। इस मंडल का मुख्य विशेषता क्या था कि हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर देना, है ना, मुस्लिमों को अलग जो है निर्वाचन करा देना, हिंदुओं को अलग, दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, जैसे हिंदू का हिंदू होगा, मुस्लिम का मुस्लिम होगा, तो इस तरह से सांप्रदायिक हो गया ना, है ना, दो धर्मों के बीच हो गया। तो भारत में पृथक निर्वाचक मंडल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत लागू किया गया था और इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये जो अधिनियम है ये ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना था, है ना, विनियमित करना था। इस अधिनियम ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1774 ईस्वी में, वह किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1773 अधिनियम के तहत। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, जिसे अस्थायी बंदोबस्त के जनक कहा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का जो अधिकार मिला, काउंसिल मतलब परिषद, अपने परिषद के जो फैसला मान ले लिया उसको मान लिया कैंसिल करना है, रद्द करना है, तो ये जो रद्द करने का जो अधिकार मिला इनको 1786 का एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत, 1786 ईस्वी का एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। 1786 ईस्वी को एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय, मतलब विशेष परिस्थिति, मान लिया कोई कानून लागू हुआ विशेष परिस्थिति में और वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको विशेष परिस्थिति में जो है अगर रद्द करना है तो ये 1786 के अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या कर सकते थे? इसको रद्द कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक की सेवा मतलब जनता की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत स्वीकार किया गया कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम ने भारत में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत हुआ वो कब से हुआ? 1853 के अधिनियम के तहत हुआ। 1853 के अधिनियम के तहत हुआ। पहली प्रतियोगी परीक्षा 1855 में आयोजित की। दो क्वेश्चन बन गया। अधिनियम पूछेगा तो 53 बताना, 1853। और सबसे पहली बार परीक्षा जो हुआ था कब हुआ था? तो 1855 में, 1855 में। तो पहली प्रतियोगी परीक्षा किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 1853। हुआ था कब? 55 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, मीडिया जानते हैं जैसे फड़फड़ाए लगता है, कभी कभी इतना फड़फड़ाए लगता है कि उसको कंट्रोल करना जो है अति आवश्यक है। तो उसको जो है समय समय पर जो है अधिनियम बने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो जिसे 1835 में बना, 67 में, 78 में, 1908 में, ठीक है। तो भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए प्रेस अधिनियम 1835, पंजीकरण अधिनियम 1867, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किए गए थे, ठीक है। तो ये जो है किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 1919 हो जाएगा, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। यह रिपोर्ट भारत के तत्कालीन राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। मॉन्टेग्यू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। तो दो लोगों ने, सचिव मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बन गया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में स्वशासन की प्रगति को आकलन करना था। स्वशासन मतलब वहां का शासन जो है क्या हो, तो मतलब स्वशासन मतलब खुद हो, है ना। और भविष्य के सुधारों के लिए सिफारिश करना था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में, 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना था। इस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो हुआ था 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जो क्या करता था, तो कंपनी के, है ना, राजनीतिक मामलों को देखरेख करता था। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था। इसका प्रतिफल था। द्वैत शासन जो है जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का जो है प्रतिफल था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू क्या था, सचिव था, चेम्सफोर्ड जो है था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये आपको वाइसराय था। तो द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल किसका था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का। अगला क्वेश्चन, या तो फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया? तो प्रांतीय विषय को केंद्रीय विषय से अलग किया, तो मैंने पीछे ही बताया है कि 1919 के अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषय से क्या किया, अलग कर दिया गया? तो अलग किया गया था आपको 1919 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था आपको द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था द्वैत शासन। तो द्वैत शासन जो लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत और इसको हटाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के
प्रांतों में, है ना, ब्रिटिश भारत के प्रांतों मतलब जहां जहां ब्रिटिश भारत का अधिकृत क्षेत्र था, द्वैत शासन की शुरुआत कर दिया। इस प्रणाली के तहत प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया था। हस्तांतरित विषय, इन विषयों को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया था। आरक्षित विषय जो था, इन विषयों को ब्रिटिश गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रखा गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करते हैं तो ये 1909 में, इसी में जो है निर्वाचन पद्धति, निर्वाचक मंडल की स्थापना हुआ था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से, है ना, निर्वाचक की स्थापना किया गया था, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था 1909 के आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार साल 1909 में आया था। इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। इसको आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तरीके से किस नाम से? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत जाना जाता है। ये सुधार भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखे गए थे। इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। 25 मई 1909 को इसे शाही स्वीकृति मिल गई थी। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना सुमेलित है। 1892 में जो हुआ प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुआ, तो हाँ बिल्कुल सत्य है ना। उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा गया मेंस में, कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुआ तो हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1909 केंद्र में द्वैत शासन नहीं, 1909 के तहत जो निर्वाचक पद्धति की स्थापना हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन नहीं, केंद्रों में द्वैत शासन। ठीक है, तो ये तीनों जो है गलत था, बाकी ऊपर वाला क्या है? सही है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, देखिए तीनों अगर गलती हुई आप छाट लेते हैं तो आराम से सही इसका आंसर मिला सकते थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के तहत प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने आधुनिक भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी। 1892 ने क्या रखा? तो प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी थी। साल 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के तहत प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। 1909 में क्या हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इस अधिनियम ने द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत किया। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत जो है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत जो है चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत किया गया था। चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, और 1935 में जो है प्रांतों में द्वैत शासन की खत्म कर दिया गया था, और 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, प्रार्थना है आपसे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम, है ना, क्या करेंगे तो चल सकेंगे। और जवाहरलाल नेहरू कहा था ना कि आपके बिना जो है ना, ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो इंजन आप लोग हैं, है ना, ब्रेक हम लगाएंगे, इंजन आप लोग हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो वही बात हो गई 1909 वाला मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसको हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहते हैं। ठीक है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो 1909 हो। इतना बार ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, मत पूछे, देख सकते हैं यहीं पर जो है 3 बार आ गया है। पृथक निर्वाचक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? तो पृथक निर्वाचन पद्धति जो है ये कौन था? तो मार्ले मिंटो था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जाना जाता है। अब इसका एक बार फिर से डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि मिंटो और मार्ले ये दोनों ने मिलकर के जो है क्या किया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली लाया था।
भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत साल 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के जरिए हुई थी। बिल्कुल सही है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत विभिन्न समुदाय जैसे मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचक है ना मंडल में प्रतिनिधि देने का प्रावधान किया गया था। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत के सचिव मार्ले था। मार्ले कौन था? सचिव था। अब वायसराय कौन था? मिंटो। तब मार्ले और मिंटो सचिव और वायसराय, लेकिन इसको जनक किसको कहते हैं? तो मिंटो को, क्योंकि वायसराय वायसराय जो था इसमें काफी जो है योगदान रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? कारण निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो 1935 की विशेषता में से नहीं है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, भारत के संघ का प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। गवर्नर जनरल के जो कार्यकारिणी परिषद था उसका क्या हुआ? तो पुनर्गठन हुआ। ये 1935 की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन जो 1935 के तहत नहीं है, बल्कि प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतीय स्वायत्तता है ना का अधिकार दिया गया था 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन किया गया, संघ का प्रस्ताव दिया गया, ये सब था। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। कर भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता और संघ की स्थापना था, न कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ठीक है। कह भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य, कह भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता और संघ की स्थापना था। क्या करा? 1935 का जो मुख्य उद्देश्य था, प्रांत में स्वायत्तता होना चाहिए और संघ की स्थापना, न कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन था। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। तो आपको पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1935 के तहत कब हुआ था? तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां का बंटवारा किया गया, है ना। केंद्र की शक्ति क्या है, राज्य की शक्ति क्या है, दोनों को अलग अलग जो है क्या किया गया? तो विभक्त किया गया, बंटवारा किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तो आपको जो है देखिए केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया 1935 के अधिनियम के तहत, समाप्त किया गया प्रांतों में द्वैत शासन को 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? तो ये लाई थी मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के, जिसको हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में, ब्रिटिश भारत के शासन में मतलब जो ब्रिटिश भारत में था, भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई, है ना। 1909 में यह भी वर्णन था कि जो है भारतीयों की हिस्सेदारी को सीमित कर दिया, है ना, सीमित कर दिया कि तुम जो है इतना ही लोग जो है इसमें प्रतिनिधि हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। और इसमें क्या किया गया था? तो अलग से जो है निर्वाचक पद्धति की प्रणाली की शुरुआत हुआ, जिसको मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी कहते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में वृद्धि की गई, ठीक है। 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी वृद्धि की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों का विस्तार की व्यवस्था की गई। देखिए क्वेश्चन कुछ और है, व्याख्या कुछ और है। नहीं, सीमित वृद्धि लाई, सीमित वृद्धि लाई, तो वृद्धि तो हुआ ना, मतलब सीमित ही था लेकिन वृद्धि था, ठीक है ना। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व प्रांतीय परिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई तथा प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा।
प्रांतीय स्वायत्तता जो लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, और 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, अधिक स्वायत्तता मतलब अधिक अधिकार, जिससे उन्हें अपने मामलों में अधिक नियंत्रण मिला। इसने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापित किया गया। ठीक है। 21 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो स्वतंत्रता से पहले उसका स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ। कांस्टेबल में पूछा गया है 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की व्यवस्था का उल्लेख इसी अधिनियम में है। करा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की व्यवस्था का उल्लेख इसी अधिनियम में है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था इसी अधिनियम के तहत हुआ था। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है व्यापारिक अधिकार के जो था उसको समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 चार्टर एक्ट है ना, 1813। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब उसके पास अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन दो गो चीज अपवाद था, चाय और चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार होगा और चीन के साथ व्यापार होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है छोड़ करके और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1813 चार्टर एक्ट के तहत। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जारी रहा था। 23 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ था वो आपको जो है 1935 के अधिनियम के तहत गठन हुआ था। प्रांतीय सरकारों का गठन किसके तहत? 1935 के तहत। प्रांतीय सरकारों का गठन 35 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में कर प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव द्वारा हुए, है ना, कह रहा है कि प्रांतीय सरकारों का जो गठन हुआ 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। 1935 के तहत जो है 1937 में क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 5 राज्य मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और एक एवं बरार संयुक्त प्रांत और ओडिशा में बहुमत प्राप्त हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस बंबई, असम तथा उत्तर पश्चिम में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो अंग नहीं था 1813 के चार्टर। 1813 के बारे में हमने क्या पढ़ाया कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये जो है यहाँ पर जो है अंग नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो बिल्कुल कर दिया गया है ना, नहीं था, है ना, नहीं, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था, क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार को तो छोड़ करके नहीं किया गया था, तो पूर्ण कैसे हुआ? तो इसलिए ये कथन जो है गलत है ना, ये अंग इसका नहीं है। बाकी ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दी गई, ये भी जो है सत्य है। और चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये भी सत्य है। तो इसमें जो गलत कथन था ये बी नंबर था। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और 1813 के तहत ही जो है कंपनी का जो
शासन जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई। यह अधिनियम भारतीय वाणिज्य में, भारतीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और व्यापार को अधिक लचीला बनाने का प्रयास था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? मुदिमन कमेटी, तो ये दिया गया था आपको द्वैध प्रणाली पर, द्वैध प्रणाली। एक जो है कमेटी आया था जिसका नाम है मुदिमन कमेटी। मुदिमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध, है ना, प्रणाली, द्वैध प्रणाली। मुदिमन कमेटी को किसके कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली। खैर, इस समिति का गठन संविधान के द्वैध शासन के मुद्दों पर बढ़ती राजनीतिक आंशिक अशांति के कारण किया गया था। मुदिमन समिति को भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति का गठन ब्रिटिश और भारतीय सरकार ने दोनों मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1855 में, है ना, 1855 में। 1853 आपको याद होगा कि जो है प्रतियोगी परीक्षा का जो है 1853 अधिनियम के तहत 1855 में सबसे पहले हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ग्रेट ब्रिटेन में अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1955 में। खैर, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया, देखिए 1853 आ गया ना, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक योग्यता आधारित प्रणाली को स्थापना की गई थी। इस प्रणाली का उद्देश्य कंपनी के प्रशासन में योग्यता और दक्षता को बढ़ाना देना था। इस प्रणाली ने भारतीय सिविल सेवा ICS की नींव रखी, जो बाद में ब्रिटिश भारत में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहली बार जब जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया 1772 ईस्वी में, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही जो है पहली बार DM, है ना, जिला कलेक्टर बना था। 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस कार्यालय की स्थापना किया था, है ना, राजस्व का संग्रह यानी कि टैक्स के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 था। अब चैप्टर नंबर जो है 2 चलते हैं। 1895 से लेकर 1947 के बीच में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए, तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो ये थी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझना है। कारण निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा एवं 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, देखिए 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था और 1928 की अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। यहाँ तक समझ में आ गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो इसका विशेषता जो है अधिक थी, इसलिए जो है इनमें से कोई नहीं हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं व्याख्या। करा प्रारूपित संविधान के 2 सामान्य विशेषता स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और सार्वभौम वयस्क मताधिकार थी। क्या क्या था? प्रारूपित संविधान के 2 सामान्य विशेषताएं स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार थे। ये दोनों विशेषताएं भारतीय सामाजिक और राजनीतिक समानता के मार्ग को प्रतिस्थापित करती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विशेषता में शामिल था, जो भारत में विविधता और सद्भाव को संरक्षित करने का कार्य करता था। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय जो था जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, है ना। नेहरू रिपोर्ट जो है
डी नहीं, सी होगा, थोड़ा सॉरी, है ना, क्या होगा, सी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा 1928 में तैयार किया गया था। इसका मुख्य विषय ब्रिटिश साम्राज्य के संदर्भ में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को रूपरेखा तैयार करना था। इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू सचिव के रूप में थे, ठीक है। करें कि अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? ब्रिटिश संसद का, है ना, ब्रिटिश संसद का जो है प्रथम भारतीय सदस्य जो बना वो दादा भाई नेहरू जी थे। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य नेहरू जी बने थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वे 1892 से लेकर 1895 के बीच 92 से लेकर 95 के बीच यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के संसद, है ना, सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद में, है ना, सदस्य बने कौन से पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से, ठीक है। वे फिंसबरी सेंट्रल सीट से चुने गए थे। कहाँ चुना गया था? फिंसबरी सेंट्रल सीट से। फिंसबरी सेंट्रल सीट से चुने गए थे। वे एक भारतीय राजनीति नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक भी थे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि फिंसबरी सेंट्रल सीट से, लिबरल पार्टी से, और कब? तो 1892 और 1895 के बीच यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा में लिबरल पार्टी के सदस्य थे 92 और 95 में, ठीक है। तो ये था हमारा 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो है तीसरा चैप्टर है, तो तीसरा चैप्टर जो है अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना जो है ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।